तो आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट स्कीम के बारे में जो कि है एनपीएस। तो एनपीएस को समझने से पहले हम समझ लेते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। तो रिटायरमेंट प्लानिंग का जो रियल मोटिव होता है वो होता है टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? तो 60 साल के बाद अपने लाइफ को टेंशन फ्री जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर होनी चाहिए, जिससे जब वो रिटायर हों तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और ट्रैवल कर सकें। और अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग सही से नहीं की तो आपको रिटायरमेंट की एज में भी काम करना पड़ सकता है, जो कि ये कोई नहीं चाहता। अधिकांश लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत देर से शुरू करते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम को शुरू किया, जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू गुप्ता और आज इसी एनपीएस को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक रिटायरमेंट पेंशन प्लान है। इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2004 को सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला था, लेकिन 2009 में इसे पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया गया, जहां इसने आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हों या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हों, आप इसमें इन्वेस्ट करके आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। जिस तरीके से बैंक को आरबीआई रेगुलेट करती है और स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, ठीक उसी तरीके से एनपीएस को पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनपीएस में अकाउंट के बारे में। तो एनपीएस में दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है टीयर 1, जो आपका लॉन्ग टर्म पेंशन अकाउंट होता है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और दूसरा होता है टीयर 2, जो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, जिसमें आप जब चाहें तब इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आपके पास टीयर 1 अकाउंट है तभी आप टीयर 2 अकाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनपीएस में जो पैसा जमा होता है उस पैसे को मैनेज कौन करता है? तो एनपीएस में जमा किए गए पैसे को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 फंड मैनेजरों को अपॉइंट किया हुआ है। ये फंड मैनेजर एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन, एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड और टाटा पेंशन फंड के हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका पैसा एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन के फंड मैनेजरों द्वारा मैनेज किया जाता है। और यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका पैसा कौन मैनेज करेगा, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो साल भर में अपना फंड मैनेजर एक बार चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है। तो एनपीएस अकाउंट कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या फिर एनआरआई हो, जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है। एनपीएस अकाउंट खोलने वाले व्यक्ति को ही सब्सक्राइबर कहते हैं। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस स्कीम में इनिशियल या रजिस्ट्रेशन के समय मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 500 रुपया, पर ईयर मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 500 रुपया और पर इंस्टॉलमेंट कंट्रीब्यूशन भी है 500 रुपया। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप 500 रुपया पर ईयर जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। और इसी तरीके से आप 5 साल तक जमा नहीं करते हैं और अपने अकाउंट को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो 500 रुपया पर ईयर के हिसाब से 2500 दे के आप अपना अकाउंट एक्टिव करवा सकते हैं। एनपीएस में जो अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो अमाउंट 4 एसेट क्लास में लगाया जाता है। पहला होता है इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट, इसमें हाई रिस्क होता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, जो जिसमें गवर्नमेंट को पैसा लेंड किया जाता है, इसमें लो रिस्क होता है। और तीसरा होता है कॉरपोरेट बॉन्ड, इसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों को पैसा लेंड किया जाता है, इसमें मॉडरेट रिस्क होता है। और चौथा होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको वेरी हाई रिस्क होता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में केवल 5% ही एलोकेट किया जा सकता है। और इसके एग्जांपल्स हैं रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और एआईएफएस यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इस स्कीम में आपको दो चॉइस मिलता है, एक होता है एक्टिव चॉइस और दूसरा होता है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना % पैसा इक्विटी में और कितना % पैसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगना चाहिए।
और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्विटी एलोकेशन को साल भर में 2 बार चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी में लिमिट है कि आप 50 साल की उम्र तक मैक्सिमम 75% ही इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं और जैसे ही आप 50 के हो जाते हैं इक्विटी एलोकेशन 2.5% से डाउन होने लगता है और जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो इक्विटी एलोकेशन 50% रह जाता है। ये पैसा इक्विटी से निकल के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इक्विटी को हाई रिस्क माना जाता है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाती है। और दूसरा होता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। ये फंड उनके लिए होता है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। इस फंड में 35 साल की उम्र तक मैक्सिमम 75% ही इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं और जैसे ही आप 35 साल के हो जाते हैं तो इक्विटी एलोकेशन 4% से डाउन होने लगता है और जब आप 55 साल के हो जाते हैं तो इक्विटी एलोकेशन 15% रह जाता है। और दूसरा होता है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। इस साइकिल फंड में 35 साल की उम्र तक मैक्सिमम परसेंट ही इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं और जैसे ही आप 35 साल के होते हैं इक्विटी एलोकेशन 2-2% से डाउन होने लगता है और जब आप 55 साल के हो जाते हैं तो इक्विटी एलोकेशन 10% रह जाता है। और तीसरा है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। ये फंड उनके लिए होता है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। इस साइकिल फंड में 35 साल की उम्र तक मैक्सिमम 25% ही इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं और जैसे ही 35 साल के होते हैं इक्विटी एलोकेशन 1% से डाउन होने लगता है और जब आप 55 साल के हो जाते हैं तो इक्विटी एलोकेशन 5% रह जाता है। अगर हम बात करें पीपीएफ और ईपीएफ की तो इसमें जो रिटर्न परसेंटेज होता है वो डिसाइडेड होता है। क्योंकि एनपीएस में पैसा इक्विटी में भी लगाया जाता है इसलिए एनपीएस का कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। लेकिन अगर हम 10 से 15 सालों की बात करें तो एनपीएस ने 8 से 10% का रिटर्न दिया है जो कि एक बेहतर रिटर्न है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड, पार्शियल विड्रॉल, प्री मैच्योरिटी और फाइनल विड्रॉल के बारे में। तो एनपीएस एक वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसकी मैच्योरिटी तब होती है जब आप 60 साल के हो जाते हैं, यानी कि 60 साल से पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ कंडीशन में पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल होता है जो कि क्रिटिकल इलनेस, चाइल्ड के हायर एजुकेशन या फिर नया घर लेने या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ये पार्शियल विड्रॉल अपने कंट्रीब्यूशन का 25% होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अपने कंट्रीब्यूशन का, न कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। और ये पार्शियल विड्रॉल पूरे लाइफ में 3 बार ही कर सकते हैं, वो भी 5-5 साल के गैप के बाद। और अगर आप 60 साल की उम्र तक इंतजार नहीं कर सकते तो आप ले सकते हैं प्री मैच्योर एग्जिट। प्री मैच्योर एग्जिट में आपको कम से कम 10 साल का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। इस एग्जिट में आपको केवल 20% ही लमसम अमाउंट विड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है और 80% आपको एन्युटी खरीदनी पड़ती है जो आपको मंथली पेंशन देती है। अब आते हैं फाइनल विड्रॉल पे। तो जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो उस टाइम आप 60% लमसम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और पीएफआरडीए ने तय किया है कि 60 साल के बाद आपको एक नियत पेंशन जरूर मिलनी चाहिए, इसलिए आपको 40% की एन्युटी खरीदनी पड़ती है। और यदि आप पेंशन की राशि बढ़ाना चाहते हैं तो आप एन्युटी का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं और यदि आप चाहें तो 100% की एन्युटी खरीद सकते हैं। और यदि आप 60 साल के हो गए हैं और विड्रॉ और पेंशन नहीं चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट को 70 साल की उम्र तक कंटिन्यूशन या फिर डेफरमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यूशन में आप 70 साल की उम्र तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जबकि डेफरमेंट में आपको कोई कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टैक्स की। तो एनपीएस एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी में केवल 3 ही स्कीम आती हैं। एक होता है पीपीएफ, दूसरा एनपीएस और तीसरा सुकन्या समृद्धि योजना। तो ट्रिपल ई का मतलब होता है कि जो पैसा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, और जब आप मेच्योरिटी पर विड्रॉल के लिए जाते हैं उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है। और साथ ही अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख का टैक्स रिबेट और 80CCD1B के तहत केवल एनपीएस में निवेश करने पे आपको 50,000 का एडिशनल टैक्स रिबेट मिलता है। इस तरीके से आपको 2 लाख का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस स्कीम में केवल एक जगह टैक्स लगता है, जब आप एन्युटी खरीदते हैं जिससे आपको पेंशन मिलती है तो वो पेंशन आपके इनकम का पार्ट माना जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देना पड़ता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एनपीएस अकाउंट कहाँ और कैसे खोलें।
तो एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए पीएफआरडीए के द्वारा अपॉइंट किए गए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि पीओपी के पास जाना होता है, जहाँ पे वो एक एनपीएस फॉर्म देते हैं जिसे भर के साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट लगा के आपको सबमिट करना होता है, जिसके कुछ समय बाद आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाता है और सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड बुक एजेंसी के द्वारा आपको एक पैन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। ये एक यूनिक नंबर होता है जिससे जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में शिफ्ट होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में शिफ्ट होते हैं तो आप अपना पैन भी शिफ्ट करवा सकते हैं, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आप जब शिफ्ट होते हैं तो पैन को शिफ्ट करवा सकते हैं। तो एनपीएस अकाउंट को आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। ऑनलाइन खोलने के लिए आपको www.enps.nstl.com पे विजिट करना होता है, वहाँ आपको एनपीएस अकाउंट खुल जाता है। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। एक होता है आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, और दूसरा बैंक अकाउंट जिसमें नेट बैंकिंग हो। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।